जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में तबलीगी जमात के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जो किस तरह से तबलीगी जमात काम करता है और किस तरह से अंदर ही अंदर यह भारत में हिंदुओं को समाप्त करने का कार्य कर रहा है। साथियों, कोरोना वायरस की वजह से तबलीगी जमात सुर्खियों में आया और करीब करीब भारत के सभी लोग तबलीगी जमात का नाम सुन सके और तबलीगी जमात का क्या कारनामा है इसको पहचान सके, लेकिन वह आंशिक मात्र था जिस चीज को भारत के जनमानस ने समझा, क्योंकि कोरोना वायरस से पहले बहुत कम लोग ही यह जानते थे कि तबलीगी जमात नाम के संस्था का आखिर काम क्या है। यह संस्था बड़े ही शांत ढंग से और उस क्षेत्र में जहां पर मुसलमान हो और जहां पर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, बड़े ही शांत तरीके से अपना काम चुपचाप कर रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था इसके कार्य के बारे में। कोरोना वायरस की वजह से यह सुर्खियों में आया और साथियों में ये कहूँगा कि इस संस्था ने किस तरह से भारत को कमज़ोर करने का कार्य किया है, हिंदू जनमानस को समाप्त करने का कार्य किया है, यह मैं आप लोगों के सामने में विस्तृत से रख रहा हूँ। साथियों, मैं आपसे ये निवेदन जरूर करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम को देखने के लिए, इस तरह के कार्यक्रम को सुनने के लिए और इस तरह की संस्था के बारे में समझने के लिए चैनल को केसी झा नेशन व्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पर कमेंट कीजिएगा कि इसके बारे में आपका क्या विचार है, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाइएगा, क्योंकि यह जानकारी होना भारतीय जनमानस के लिए, खासकर हिंदू समाज के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसकी जानकारी के अभाव में हमने कितना नुकसान अपने आप को किया है, इस सब के बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। साथियों, मेवात के अंदर से 1926-27 में इस संस्था तबलीगी जमात की शुरुआत हुई। तबलीगी जमात को शुरुआत करने वाले मौलाना मोहम्मद इलियासी मेवात के अंदर जाकर के वहाँ पर जहाँ पर इस्लाम बहुत कम ही लोग मानते थे, वहाँ पर जाकर के इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। एक चीज़ यह जान लेना जरूरी है, क्योंकि तबलीगी जमात सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी सुन्नियों को ही प्रोटेक्ट करता है और लोगों को सुन्नी धर्म में ही कन्वर्ट करवाता है, और जो सुन्नी का नियम है उसी नियम पर इस्लामिक लोगों को चलने के लिए यह बाध्य करता है। साथियों, यह तबलीगी जमात कोई एक दो देश के अंदर फैला हुआ नहीं है, जो भारत के अंदर रह करके इसका काम हो गया है, ऐसा नहीं है। यह 150 से लेकर के 195 देशों तक फैला हुआ है। मतलब इसका नेटवर्क कितना गहरा है और कितनी जड़ें इसकी जमी हुई है, इस चीज़ का अंदाजा हम लगा सकते हैं, जो किस तरह से यह 150 से लेकर 195 देशों में अपना नेटवर्क चलाता है, और सारे देशों में इसका एक ही काम है कि किस तरह से सुन्नी कट्टरपंथियों को और मजबूत किया जाए। जहाँ जहाँ इस्लाम के नाम पर शिया भी है तो उसे भी यह समाप्त करने का काम करता है और सिर्फ सुन्नी को प्रोटेक्ट करता है। साथियों, पिछले दिनों कोरोना के दौरान पाकिस्तान के अंदर में तबलीगी जमात के लोगों ने जो लंगर लगाया था, जिस तरह का खाना पीना सब लोगों को दे रहे थे, तो उसमें इन्होंने एक चीज़ रख दिया था कि किसी भी हिंदू या शिया मुसलमान को इसका खाना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि इसका काम, इसमें जो पैसा आता है वो ज़कात के माध्यम से आता है, और ज़कात के पैसे से हम किसी गैर मजहब के लोगों को खाना नहीं दे सकते। तो इनका काम कितना क्रूरतापूर्वक है, जो महामारी के समय में भी यह धर्म देखते हैं, इंसानियत इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। साथियों, भारत के अंदर देवबंदी से इस संस्था का ताल्लुक है। यह देवबंदी मुसलमानों के तहत ही कार्य करता है और देवबंदी के लिए यह समर्पित भाव से अपना काम कर रहा है। और तबलीगी जमात के लोग जो पढ़ाते हैं लोगों में, वह पढ़ाते हैं सिर्फ कुरान और हदीस। कुरान हदीस के माध्यम से ही यह इस्लाम का प्रचार करते हैं और लोगों के बीच जाकर के इस्लामिक कट्टरता को जन्म देते हैं। साथियों, इस संस्था का मूल उद्देश्य है कि आध्यात्मिक रूप से मुसलमानों को पहुंचाना और उसे शिक्षित करना, और यही काम यह कर भी रही है। इस जमात का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके 6 मुख्य उद्देश्य हैं। 6 मुख्य उद्देश्य में क्या है?
एक है कलिमा, दूसरा है नमाज, तीसरा है इल्म, चौथा है इकराम ए मुस्लिम और पांचवा है इख्तिलात ए नियत और छठा है दावते उ तबलीग। मतलब यह पूर्णतया कुरान और हदीस के रास्ते पर चल करके मुसलमानों को धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर ले चलने का काम करता है। लेकिन यह दुनिया के नज़र में एक धर्म प्रचार आंदोलन माना जा रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों के आंखों में धूल झोंकने के लिए इसको सिर्फ एक धर्म प्रचार आंदोलन के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। लेकिन साथियों, एक चीज हमें ध्यान देना होगा कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वह मेवात से हुई थी 1926-27 में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी शुरुआत मेवात से हुई थी और आज 100 साल से अधिक हुआ है, 107 साल के आसपास में हुआ है और 107 साल में मेवात के अंदर से हिंदू पलायन कर चुका है और मेवात पूर्णतः अगर हम कह सकते हैं तो हिंदू विहीन हो चुका है। वहाँ इस्लामिक साज सज्जा और इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से ही काम होता है और वहाँ पूर्ण रूप से एक इस्लामिक वातावरण का निर्माण कर दिया गया है और यह निर्माण कार्य कोई और नहीं बल्कि तबलीगी जमात के लोगों ने किया है। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि तबलीगी जमात ने मेवात से ही कार्य करना क्यों शुरू किया। साथियों, इसके बारे में एक किंवदंती है या लोग जो कहते हैं वह यह कहते हैं कि वहाँ पर एक मेष नाम का राजपूत समाज के लोग रहते थे और वह राजपूत समाज के लोग इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे। लेकिन जब उन्हें इस्लाम की कुरीतियों के बारे में पता चला तो वह लोग पुनः अपने हिंदू धर्म में आ गए। जब वह हिंदू धर्म में आ गए तब ये मोहम्मद इलियासी को यह लगने लगा कि इस तरह से अगर हिंदू मोहम्मदन बने और फिर से वह हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाए तब तो कोई मोहम्मदन बन के रह ही नहीं सकता है। सभी के सभी लोग जब उनको अपने गलतियों का एहसास होगा तो वह अपने गलतियों का एहसास करके फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्टेड हो जाएंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए इलियासी ने कहा कि हमें इसमें एक ऐसा बांध बांधना है, एक ऐसा जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गया उसके अंदर एक ऐसे विचार का बीजारोपण करना है जिससे वह कट्टर इस्लामिक बन सके और फिर वह अपने धर्म से, इस्लाम से वह हिंदू धर्म में या किसी अन्य धर्म में वापस न जा सके। साथियों, इसके लिए उसने वहाँ पर इस तरह का धार्मिक आंदोलन चलाया जिससे कि लोगों को रोका जा सके। उस समय के एक लेखक बलार्ड के अनुसार तबलीगी जमात के आगमन से पहले बहुसंख्यक हिंदुओं के सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव का विरोध करने की आवश्यकता थी। मतलब तबलीगी जमात जब नहीं आया था तो उससे पहले हिंदुओं की बहुतायत थी और वह अपने धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से फल फूल रहे थे। और इस लेखक ने यही चीज दिया जो तबलीगी जमात की आवश्यकता उस समय में इसलिए पड़ी क्योंकि हिंदुओं के इस प्रभाव को रोका जा सके। साथियों, तबलीगी जमात के अंदर जो कट्टरता है, यह जिस देश में जाता है उस देश के जनमानस को समाप्त करने का प्रयास करता है और तबलीगी जमात के कट्टरता के कारण ही बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसको बैन कर दिए हैं, जिसमें प्रमुख देशों का मैं नाम बताता हूं आपको, जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान। ये सब ऐसे कंट्री हैं जिसने तबलीगी जमात को यह कह दिया कि आप यहाँ पर अपने गतिविधि को संचालित नहीं कर सकते और इसको लेकर के तबलीगी जमात को वहाँ पर बैन किया गया। और सबसे पहले जो सुर्खियों में तबलीगी जमात आया वो मलेशिया से आया। मलेशिया में आकर के जब कोविड-19 का प्रकोप मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा प्रखर था, तो प्रबल था, तो तबलीगी जमात के लोग ने 27 फरवरी से 1 मार्च 2020 को के बीच मलेशिया के श्री पेंटालिंग कुआलालंपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक धार्मिक सभा का आयोजन किया और इस सभा के अंदर में साथियों 620 लोग सम्मिलित थे और इसमें से देखा गया कि यह अधिकतर लोग कोरोना पॉजिटिव थे और यही लोग पूरे एशिया प्रायद्वीप में कोरोना वायरस को फैलाने का काम किया। मलेशिया के अंदर 773 में से लगभग 2/3 मामलों की पुष्टि हुई जो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए और यह लोग
वहां से फिर इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और फिलिस्तीन, कई देशों में जाकर के कोरोना वायरस को फैलाने का काम किया। जब इन लोगों को यह पता चल गया था कि हमारे अंदर कोरोना वायरस कोविड पॉजिटिव है हम और यह बीमारी छुआछूत और एक दूसरे के साथ मिलने से होता है, तो फिर इन्हें मूवमेंट करना ही नहीं चाहिए था। इन्हें डॉक्टरी सलाह मान करके अपने आप को क्वारंटाइन करना चाहिए था। लेकिन ये लोग अपने आप को क्वारंटाइन नहीं किए। इन लोगों का मकसद सिर्फ ये था कि पूरे देश के अंदर में कोरोना वायरस फैले और फैलने के बाद लोग तबाही में रहे और फिर इन लोगों को अपना काम करने में सहूलियत होगा। साथियों, भारत के अंदर भी ये 14 मार्च से 16 मार्च तक 2020 को इन लोगों ने निजामुद्दीन मरकज में एक अल्लामी मशवरा इत्तेजामा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के अंदर में भी करीब विदेश से बहुत सारे वक्ता आने वाले थे। इस मरकज में जो भाग लिया उसमें करीब 2000 से ज्यादा आदमी ने इस मरकज में भाग लिया। साथियों, जबकि 13 मार्च को ही दिल्ली सरकार ने यह घोषणा कर दिया था महामारी रोग अधिनियम 1997 के तहत कि दिल्ली के अंदर में कोई भी गेम नहीं होगा, कोई भी सेमिनार नहीं होगा और कहीं भी सभा नहीं होगी। और अगर मजबूरन में कहीं करना भी पड़ा तो 200 से ज्यादा आदमी एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते और वह भी 200 आदमी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बाद। लेकिन इसके बावजूद भी तबलीगी जमात इस चीज को फॉलो नहीं किया, इस चीज को माना नहीं और वो अपने यहाँ पर निजामुद्दीन मरकज में अपने कार्यक्रम को आयोजित किया। जब गृह मंत्रालय का नजर पड़ा तो गृह मंत्रालय के नजर पड़ने के बाद ये लोग हरकत में आया। हरकत में आने के बाद ये लोग फिर आनंद फानन में वहां से निकलने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि तब तक प्रशासन भी जाग चुकी थी और प्रशासन इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया जब गृह मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप किया। साथियों, और इसी कारण से तबलीगी जमात को उस समय में कोरोना का हॉटस्पॉट माना गया, क्योंकि तबलीगी जमात जहां जहां गए वहां कोरोना वायरस को फैलाते चले गए। एक सर्वे के हिसाब से कहा गया था कि भारत में 29.8 मतलब 30% लोगों के बीच में कोरोना फैलाने का कार्य तबलीगी जमात के लोगों ने किया। अगर यह लोग संयमित रहते, यह लोग अपनी नीयत से साफ रहते और कोरोना देश के अंदर नहीं फैलाने का काम करते तो कोरोना महामारी इतना भयानक रूप से नहीं फैलता। साथियों, इसलिए तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर जब शिकंजा 31 मार्च के बाद कसना शुरू हुआ तब जाकर के ये लोग वहां से निकलना शुरू हुए और निकलना ही नहीं शुरू हुए, देश के अन्य भागों में जाकर के मस्जिदों में छुप करके बैठते थे। ये जानते थे कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह किसी को बताते नहीं थे और मस्जिद में और बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना और तकरीर करना सब चालू किए हुए थे लोग। जब स्थानीय लोगों को पता चला, स्थानीय प्रशासन को पता चला तो इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हुआ और जब इन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां भी ये लोग नर्स के साथ, डॉक्टर के साथ सड़क पे थूकना, पेशाब करके बोतल में फेंकना, मतलब किसी भी तरह से कोरोना फैले, यह इन लोगों की नीयत थी। तो साथियों, तबलीगी जमात के बारे में हम लोग समझ गए जो यह संस्था भारत में खासकर हिंदुओं को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहा है। यह कट्टरता फैलाने का काम करता है सुन्नी मुसलमानों के बीच में। इसलिए इस संस्था से सावधान रहना पड़ेगा हम सभी हिंदू समाज को और सभी देशवासियों को। और इस संस्था को भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस संस्था को बैन करें। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की संस्था को बैन किया जाए तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप कहां से हैं, यह भी लिखिएगा और यह लिखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एड्रेस करके, अमित शाह जी को एड्रेस करके जो इस संस्था को बैन किया जाए। अगर आप हम सभी लोग मिलकर के आवाज उठाएंगे तो जरूर प्रधानमंत्री जी के कानों तक जाएंगी, अमित शाह जी के कानों तक ये बात जाएगा और इस संस्था को बैन किया जा सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुरा।